हाँ जी। हेलो पंकज। हेलो। हाँ हाँ। सर। हाँ, कैसे हो? हेलो। हाँ तो सर आपकी तबीयत कैसी है सर? अभी है, थोड़ा रिलीफ है। वो सर्दी खांसी हो गया है क्या? बस वही है, कोविड का? थोड़ा खांसी सर्दी हो गया था कल ज़्यादा। हाँ, तो हम्म, अभी तो ठीक है। हाँ तो वो तो ठंड भी पड़ती होगी, तो इधर ज्यादा है, इधर इतना है तो उधर तो और भी होगा। हाँ हाँ। चलो अभी निधि तो अवेलेबल नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों, कई बार फ़ोन कर लिया उसको। ठीक है। तो और फ़ोन उठा नहीं रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ही पढ़ा देता हूँ, और क्या इलाज है। मैं एक बार लास्ट ट्राई कर लेता हूँ, फ़ोन उठा लेती है अगर तो। ठीक है। You are getting a speaking tone on this number. पता नहीं क्या होगा। चलो, क्या टॉपिक स्टडी करेंगे बताइए। देखिए, हमारे इस पूरे कोर्स में। सर एक ही हाँ बोलिए, बोलो बोलो। तो मैं एक डाउट था हाँ हाँ। सर। रिटेन अर्निंग में सर हम लोग प्रीवियस ईयर का रिटेन अर्निंग और जितने भी डिविडेंड से हम लोग लेस कर रहे थे हाँ मॉडलिंग में। हाँ। बट सर हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्वेश्चन बैलेंस शीट मतलब था और कोई डाटा वगैरह पड़ा हुआ था मेरे पास। तो उस क्वेश्चन में सर हम लोगों ने जो डिविडेंड लेस नहीं किया था। किस में? मैं मतलब आप अपने न्यूमेरिकल की बात कर रहे हो या हमने जो लिया उसकी बात कर रहे हो? नहीं, तो मतलब पहले सर हम लोग बनाए थे वो क्वेश्चन का बैलेंस शीट था, फिर कुछ डाटा था, फिर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैश फ्लो वगैरह सब चीज बनाए नहीं नहीं थे। नहीं, वो जरूर किया होगा। तो उस रिटेन अर्निंग का मतलब ये होता है कि हाँ, प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, ये हमारी रिटेन अर्निंग होती है। तो सर अब ये तो एक बात है, रिटेन हाँ अर्निंग तो के सर साथ वही साथ तो नहीं कुछ समझ रिजर्व्स में आ वगैरह रहा भी हो है। सकते हैं। हाँ बोलो। तो बोलो। सर मैं इसलिए कंफ्यूज हो गया कि जब मॉडलिंग हम लोग कर रहे हैं तो उसमें डिविडेंड लेस कर रहे हैं, और जो हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था उसमें रिटर्न अर्निंग है, बस लास्ट ईयर का रिटर्न अर्निंग और इस साल का प्रॉफिट तो जोड़ दिया है और कुछ भी नहीं किया है, और डिविडेंड तो लेस किया ही नहीं सर। सर अगर आप वो स्क्रीन शेयर कीजिएगा ना तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक सेकंड, स्क्रीन कौन सी शेयर? आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही अभी? नहीं स्क्रीन तो दिखाई दे रही है आपकी, हाँ। मगर आप मतलब वो शेयर करेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल मैंने क्लास में वो कराया था उसकी बात कर रहे हो क्या आप? जी 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 बिल्कुल, जो आपको मैंने मेल भी किया है। मैं कहाँ पे देखूँ, कहाँ होगा? मैंने आपको मेल की थी वो फाइल, थ्योरी क्लास, थ्योरी क्लास नहीं आप पीपीटी। पढ़ाते पढ़ाते ही आपने बताया। एक सेकंड जरा देख लेता हूँ, शायद ये हो सकता है। नहीं, इसमें लग तो नहीं रहा, क्यों होगा? नहीं, इसमें नहीं। आपने मुझे मेल तो किया है, तो मेल किया तो था पीपीटी में, उसमें वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। हाँ, मैं देख लेता हूँ। ये है शायद, ये यही है, देखना। तो इससे ये बैलेंस ये शीट ये वाला है क्या, देखना। ये नहीं है सर, ये नहीं है, ये तो नॉर्मल है। उसमें बैलेंस शीट पहले से देके रखा हुआ था और ऐसा क्वेश्चन भी था। फिर ये तो सॉल्यूशन होगा इसके एक, बाद वाला क्वेश्चन था। ये वाला होगा फिर। इसके यही है, ये बैलेंस शीट एज ऑन दिस बर्थ हाँ होगा। सर। और फिर ये आपका हाँ और इसके बाद एक क्वेश्चन होगा। ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। और फिर जी 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 सर यही था। ये तो सॉल्यूशन है। इसमें जो ये देख लो। देखो मैं दिखाता हूँ, अगर यहीं पे देखोगे, इस साल की रिटेन अर्निंग देख पा रहे हो आप? यहाँ पर है 66-20, हाँ और रिटेन अर्निंग है 36-20। और पिछले साल की रिटेन अर्निंग देखोगे हाँ अगर आप, ये देखो कितनी है। रिटेन अर्निंग पिछले साल 3000 थी, इस साल रिटेन अर्निंग आई मेरी 3620। तो 3000 प्लस 36-20 हो गया 66-20, तो वही है। सर इसमें डिविडेंड लेस क्यों नहीं है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। डिविडेंड माइनस करते हैं ना, ये तो प्रॉफिट हो गया सर 51-20। माइनस इसमें हाँ बोलो।
हाँ तो सर मैं वही कंफ्यूज हूँ कि इसमें पिछले साल का 3,000 और इस साल का 3220, ये 3620, हाँ हाँ टोटल 6620। तो इसमें फिर रिटर्न अर्निंग लेस इसलिए नहीं किए, नहीं सॉरी डिविडेंड लेस इसलिए किए क्योंकि पैट के बाद जो रिटर्न अर्निंग ले रहे हैं उसमें ऑलरेडी डिविडेंड लेस हुआ है, यही कारण है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ओके। क्या कंफ्यूजन हुआ मेरे हाँ को? तो वही थोड़ा कंफ्यूजन क्या है? मुझे समझ में नहीं आया। देखो बस सिंपल सा कंसेप्ट है, कंफ्यूजन ये था। पिछले साल का जो रिटेन अर्निंग है प्लस इस साल का रिटेन अर्निंग जोड़ दिया, या दूसरी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, कई बार ऐसा भी कर लेते हैं कि पिछले साल की रिटेन अर्निंग प्लस इस साल का प्रॉफिट माइनस डिविडेंड, तो अल्टीमेटली तो रिटेन अर्निंग ही ऐड कर रहे हैं। तो ये है बस, और तो कुछ नहीं है। हाँ ठीक है सर, समझ गया कहाँ कंफ्यूजन। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चेक कर लेना आप क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। देखिए नहीं समझ गया सर, समझ गया। अब आपको जो टॉपिक कराने होते हैं मैं लिखता हूँ एक बार। एक तो है आपका एक्सेल, इसके साथ एक टॉपिक होता है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, फिर हम कराते हैं आपको थियरी, ठीक है। फिर एक होता है फाइनेंशियल मॉडल, एक दूसरा फाइनेंशियल मॉडल, मतलब एक कंपनी का ये, एक कंपनी का ये। उसके बाद मैं कराता हूँ आपको वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में एक होता है डीसीएफ, एक होती है रिलेटिव वैल्यूएशन, एक होती है ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन, और फिर होता है एक मर्जर एंड एक्विजिशन, ठीक है। अभी मैं आपको एक्सेल, एक थ्योरी, एक फाइनेंशियल मॉडलिंग करा चुका हूँ। अभी आज एफएम तो नहीं करना चाहेंगे हम, फाइनेंशियल मॉडल ये ऑयल एंड गैस का होता है, ये जब आप दोनों इकट्ठे हो जाओगे ना तब साथ में कराऊंगा, ठीक है, वरना फिर मुझे डबल मेहनत हो जाएगी फिर। अब या तो एक तरीका ये है कि मैं आपको वीबीए करा दूं, या फिर मैं आपको डीसीएफ शुरू कराऊं वैल्यूएशन का पार्ट। वीबीए एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इसका बाकी किसी भी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता है। डीसीएफ का हर टॉपिक से लेना देना होता है, ठीक है। हाँ सर डीसीए थोड़ा वास्ट टॉपिक है। हाँ, तो डीसीएफ की आज मैं कराऊंगा तो थ्योरी कंप्लीट करा पाऊंगा मुश्किल से, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं है। डीसीएफ शुरू कर लें, फिर डीसीएफ कर लें आज। वो तो सर मैं तो कर लूंगा, बट वो क्या है फिर डीसीएफ को निधि के लिए तो फिर तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। नहीं, मैं ये जो भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वीडियो चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं उसको रिकॉर्डिंग भेजूंगा अब। लेकिन ऑयल एंड गैस में उसको मॉडल बनाऊंगा तो साथ में बैठ के बनाऊँ, क्योंकि वो मॉडल है, मॉडल में वो गलती करेगी। अभी तो थ्योरी है, तो थ्योरी बैठ करके वो सुन लेंगी, और वो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सुन करके बैठ करके अपना रिवाइज कर लेंगे, और ये वीडियो मैं आपको ही भेज दूंगा, ठीक है ना। और वैसे भी ये वीडियो भी मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ आप लोगों को, थ्योरी की क्लास रिकॉर्डेड ही थी वो, जो मैंने आपको दी हुई है, लेकिन आज दोबारा रिकॉर्ड कर लेता हूँ, दोबारा भेज देंगे, ठीक है। चलिए आइए, पेपर पेन साथ में रखिएगा क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा। वैल्यूएशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस टू determine the current worth of an asset, any product, any business or company। हम अपने कोर्स में क्या डिस्कस करना चाहते हैं? We want to discuss the valuation of companies, ठीक है। फॉर द वैल्यूएशन ऑफ कंपनीज वी हैव वेरियस डिफाइंड टेक्निक्स। क्या है हमारे पास? कुछ डिफाइंड टेक्निक्स है। कौन कौन सी है वो? एक होती है डीसीएफ वैल्यूएशन, एक होती है रिलेटिव वैल्यूएशन, एक होती है ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन, उसके बाद एक होती है आपकी सम ऑफ टोटल पार्ट्स वैल्यूएशन, फिर एक होती है आपकी लिक्विडेशन एनालिसिस, और फिर होती है आपकी एलबीओ एनालिसिस, ठीक है। ये तीनों टेक्निक हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हम इन 3 टेक्निक्स पर फोकस करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं पहले डीसीएफ, रिलेटिव और ट्रांजैक्शन की डेफिनेशंस ले लेते हैं एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे।
डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्या होता है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो रियल टाइम वैल्यू मनी। मैं लिखता हूँ इसकी डेफिनेशन। आपने ये लिखा है जो भी हमने यहाँ पे कर लिया? हाँ सर, लिख लिया। ठीक है। DCF, it is the process, it is the fundamental valuation technique which is based on the principle that the value of any business depends on the cash flows which the business will generate in future. ठीक है? It is a fundamental valuation technique which is based on the principle that value of any business depends on the cash flows which the business will generate in future. DCF gives the true value, or you can say intrinsic value of business which is equal to present value of those expected cash flows. ठीक है? DCF gives the true value or intrinsic value of the business which is equal to present value of those expected cash flows. Relative valuation. रिलेटिव वैल्यूएशन क्या होता है? इन रिलेटिव वैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ कंपनी इज derived based on multiples of comparable companies. In relative valuation, the value of company is derived based on multiples of comparable companies. कंपेरेबल कंपनीज के मल्टीपल के बेस पर आप वैल्यू निकालते हो तो उस प्रोसेस को रिलेटिव वैल्यूएशन कहते हैं. ठीक है? सर, हाँ सर एक चीज पूछूं? हाँ जी. सर, हम लोग जो वैल्यूएशन करते हैं तो ये तो जरूरी थोड़ी है कि हम उसी कंपनी का वैल्यूएशन में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो. ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक अच्छी कंपनी बट वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है. हाँ तो प्राइवेट यहाँ पे वही कंपनी आएंगी. प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं ना. प्राइवेट कंपनी की वैल्यूएशन भी होती हाँ है. सर, तो वैल्यूएशन हाँ लेकिन यहाँ पे देखो आप सर रिलेटिव वैल्यूएशन का मतलब यही कि उस कंपनी का वैल्यूएशन नहीं हो सकता बट उसके रिलेटिव कंपेरेबल कंपनीज की हम लोग वैल्यूएशन करके इस कंपनी का वो प्रोस्पेक्ट्स बनाते हैं हम लोग. ऐसा है? देखो क्या होता है, आप फोकस कंपनी आपकी प्राइवेट भी हो सकती है और फोकस कंपनी आपकी लिस्टेड कंपनी भी हो सकती है, बट जो कंपेरेबल कंपनीज होंगी वो केवल लिस्टेड कंपनियां हो सकती हैं. ठीक है?
अब मान लीजिए कोई एक प्राइवेट कंपनी है दिल्ली की, उसकी आपको वैल्यूएशन करनी है, तो उसकी वैल्यूएशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक उसकी कोई कंपेरेबल लिस्टेड कंपनी ना हो, अगर रिलेटिव वैल्यूएशन करनी है तो, ठीक है ना। उसके बाद आपका है ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन। इन ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ company is derived based on multiples of acquired comparable companies। रिलेटिव वैल्यूएशन में हम मल्टीपल्स लेंगे, बट उन कंपनियों का लेंगे जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनियां हैं, ये कंपनियां एक्वायर नहीं हुई हैं। ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन में हम मल्टीपल्स लेंगे उन कंपनियों के जो कंपनियां एक्वायर हो चुकी हैं। हम देखना चाहेंगे कि जो कंपनी एक्वायर हुई वो कितने मल्टीपल पर एक्वायर हुई, कितना प्रीमियम दिया गया, क्या ऑफर प्राइस था, क्या चीजें थी, उन चीजों के बेस पर वैल्यू निकालते हैं तो ट्रांजैक्शन वैल्यू कहते हैं, ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3 टेक्निक्स हो गई। सर जो हम लोग प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल वो इससे रिलेटेड है या वो अलग फंड है? उसमें कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। प्राइवेट इक्विटी में एडिशनल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं, थोड़े और ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। हमने जब CFA लेवल 2 स्टडी किया था तो प्राइवेट इक्विटी कैसे वैल्यूएशन करती है और ज्वाइंट वेंचर कैसे करता है, उन सब के टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। बट मैं जिस कंपनी में काम करके आया हूँ वो एक कंसल्टेंसी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म थी, जहाँ पर हम इन टेक्निक्स का बहुत हैवीली यूज करते थे, DCF का, रिलेटिव का, ट्रांजैक्शन का और सम ऑफ टोटल पार्ट्स वैल्यूएशन का, एंड वी आल्सो डिड सम वैल्यूएशन बेस्ड ऑन LBO एनालिसिस। प्रैक्टिस में हमारे को एक बना बनाया मॉडल दे दिया जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डाटा अपडेट करना होता है, ठीक है। लेकिन हम अपनी क्लास में, अपने कोर्स में ये मॉडल बना के देखेंगे। पहले मॉडल बनाएंगे और फिर उसमें डाटा अपडेट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। हाँ, चलिए अब बात आती है DCF वैल्यूएशन। अब मैं एक बार आपको थोड़े से मल्टीपल्स लिखवाता हूँ, मल्टीपल्स कितने होते हैं, क्या क्या होती हैं चीजें। जैसे रिलेटिव वैल्यूएशन है, रिलेटिव वैल्यूएशन में हमारे पास 2 तरह के मल्टीपल्स होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी मल्टीपल और एक होता है आपका एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल, ठीक है। इक्विटी मल्टीपल जो होते हैं वो भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि प्राइस टू इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग पर शेयर, प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस टू कैश फ्लोज, प्राइस टू सेल्स। ये है प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, प्राइस पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस पर शेयर, कैश फ्लो पर शेयर, प्राइस पर शेयर, सेल्स पर शेयर। और इसके अलावा भी मल्टीपल्स सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल्स भी कई हो सकते हैं, जैसे कि EV बाय रेवेन्यू। यहाँ पर ये टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू है। EV बाय EBITDA, EV बाय EBIT, EV बाय कैश फ्लोज। तो ये कुछ मल्टीपल्स हैं। इनके अलावा भी मल्टीपल्स हो सकते हैं, जैसे कि वो सेक्टर स्पेसिफिक हो सकते हैं। EV बाय EBIT डार, ये स्टैंड्स फॉर रेंट, EV बाय EBIT डार रेंट। उसी तरीके से एक होता है जैसे EV बाय EBIT डेक्स, डेक्स होता है एक्सप्लोरेशन। ये आपकी बात कर रहा हूं मैं ऑयल एंड गैस की, और ये बात कर रहा हूं मैं आपकी रिटेल कंपनियों की, क्योंकि इनके पास बहुत हैवी रेंट होता है। तो वो चीज की बात हुई हमारी, ठीक है। तो ये कुछ सैंपल मल्टीपल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इनके थ्रू आप प्राइसिंग कैसे करते हो। डिटेल लेंगे हम बाकी आगे चल के।
अभी थोड़ी सी डिस्कशन ले लेते हैं कि कैसे आप इन मल्टीपल्स के थ्रू वैल्यू निकालते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है, वो है टीसीएस। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टीसीएस की कंपेरेबल कंपनियां सर्च करोगे। वो क्या होनी चाहिए, वो सेम सेक्टर में होनी चाहिए, उनकी डोमेन सेम होनी चाहिए, सिमिलर मार्जिन्स होने चाहिए, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिस्क उनके सिमिलर होने चाहिए, उनके ग्रोथ पैटर्न जो वो सिमिलर होनी चाहिए। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल चीजें हैं जिनको देखने के बाद आप डिसाइड करते हो कि वो कंपनियां कंपेरेबल हैं या कंपनियां कंपेरेबल नहीं है। तो ये काम जनरली आपको इनिशियली कभी नहीं करना पड़ता कि आप कंपेरेबल कंपनियां सर्च करो, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि टीसीएस की वैल्यूएशन पहली बार हो रही होगी। इस कंपनी की वैल्यूएशन आपसे पहले जो सीनियर लोग काम कर रहे हैं उन्होंने की होगी, तो उन लोगों ने पहले से ही इसकी कंपेरेबल कंपनियां सेलेक्ट करके रखी हुई होंगी। आपको केवल एक बने बनाए मॉडल में जो लेटेस्ट डाटा आ गया है उनको दोबारा डालना है और दोबारा वैल्यूएशन चेक करने के वैल्यूएशन में किस तरह के इम्पैक्ट आए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको बाई चांस कभी करना पड़े तो ये कुछ पैरामीटर जिनको आपको देखना है। अदरवाइज सिंपल तरीका क्या है, ब्लूमबर्ग की एक रिलेटिव स्क्रीन होती है जहां पर आपको कंपनी के कंपेरेबल कंपनीज मिल जाएंगी। उसके अलावा जो 10K रिपोर्ट होती है, 10K होती है एनुअल रिपोर्ट यूएस कंपनीज की, तो उसके अंदर भी एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन होता है। वहां पर भी आपको कुछ कंपटीटर्स की लिस्ट मिल जाएगी, वो भी कंपेरेबल कंपनियां हो सकती हैं, तो वहां से आपको सर्च करना पड़ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जनरली तो होता क्या है कि आपको 100-200 कंपनियों की एक्सेल फाइल दे दी जाती है, आपको सिर्फ उन कंपनियों का डाटा डाउनलोड करके आपको एक पर्टिकुलर मॉडल के अंदर अपडेट करना होता है। वो अपडेट जो डाटा आपने किया वो एक्यूरेट होना चाहिए बस। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए आपको टीसीएस की वैल्यूएशन करनी थी और आपने कुछ कंपनियां सर्च कर ली, जैसे कि कंपनी एक्स, कंपनी वाई और कंपनी जेड। अब क्या करोगे, आपको सबसे पहले मल्टीपल चूज करना है कि कौन सा मल्टीपल इसके लिए सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। तो आपने डिसाइड किया कि प्राइस टू ईपीएस इसके लिए एक सही मल्टीपल रहेगा। अब आपने क्या किया, कंपनी एक्स का मल्टीपल कैलकुलेट किया, वो आ गया आपका 5। कंपनी वाई का मल्टीपल आपने कैलकुलेट किया, वो आ गया 6। कंपनी जेड का मल्टीपल आपने कैलकुलेट किया, वो आया 7। तो अब आपने देखा कि इनका जो एवरेज है वो 6 आता है, ये इंडस्ट्री एवरेज मान लिया जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री एवरेज कह लो या इस सेक्टर की टीसीएस कंपनी की जो कंपेरेबल कंपनीज है उनका एवरेज ये बनता है। अब 1 रुपए की ईपीएस के लिए ऑन एन एवरेज हम 6 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी कंपनी टीसीएस जिसकी ईपीएस कितनी थी 10 रुपए, तो 1 रुपए के लिए 6 लगा रहे हो, तो 10 के लिए कितने लगाओगे, 60 लगाओगे। इज दैट क्लियर? बट एक सिंगल मल्टीपल के बेस पर कभी भी वैल्यू नहीं आती, तो आप क्या करोगे, प्राइस टू कैश फ्लो मल्टीपल भी निकालोगे इन सभी कंपनीज का। तो आपने क्या किया, प्राइस टू कैश फ्लो निकाला, तो इसका 6, इसका 7, इसका 8, और अब आपका एवरेज कितना आया, 7 आया। 1 रुपए के कैश फ्लो के लिए आप 7 रुपीज ऑन एन एवरेज लगा रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, तो आपकी कंपनी का जो कैश फ्लो है वो है मान लीजिए 9। तो अब आपको 9 के लिए कितने लगाने पड़ेंगे, 63, दैट विल बी दी प्राइस। अब इसके अकॉर्डिंगली आपकी एवरेज क्या आ गई, आपकी रेंज आ गई 60 से 63 के बीच। तो आप क्या करोगे, इसकी एक मिडिल वैल्यू लेकर के आगे की प्रोसेस शुरू कर सकते हो, मिडिल वैल्यू। ठीक है, अब ये जो मल्टीपल्स थे ये इक्विटी मल्टीपल्स थे, अब मैं आपको बता रहा हूं एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल। तो आपने क्या किया, टीसीएस कंपनी के कंपेरेबल कंपनियां उठा ली, वही वाली एक्स, वाई और जेड, और आपने क्या किया, ईवी बाय इबिडा मल्टीपल सेलेक्ट कर लिया। ईवी बाय इबिडा आपने इसका निकाला, मान लीजिए कितना भी ले लो आप, 5, 6 और 7 ले लिया, एवरेज आ गया आपका 6। तो आप क्या करोगे, एंटरप्राइज वैल्यू इबिडा के कंपैरिजन में, जैसे अगर हम ये इसको कैसे रीड कर सकते हैं,
कि 1 रुपए के EBITDA के लिए हम 6 रुपए लगा रहे हैं, तो इस कंपनी का जो EBITDA है वो है 100 रुपए, तो 6 टाइम्स क्या होगा आपकी एंटरप्राइज वैल्यू होगी। समझ गए मेरी बात? 1 रुपए के बिडा के लिए 6 रुपए लगा रहे हो तो 100 रुपए के बिडा के लिए 600 रुपए लगेंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि एंटरप्राइज वैल्यू होती क्या है ताकि आपको बाकी आगे की प्रोसेस समझ में आए। जो एंटरप्राइज वैल्यू है दैट इज द ट्रू कॉस्ट और रियल कॉस्ट ऑफ acquiring the company, which includes both debt and equity। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दिया करता हूं हमेशा एंटरप्राइज वैल्यू समझाने के लिए कि मान लो आप एक होम खरीदने जाते हो। क्या खरीदते हो? घर खरीदते हो, जिसका लिस्टिंग प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है। तो अब 100 रुपए अगर आप पे कर दोगे ऑनर को तो ये उसकी इक्विटी वैल्यू बन गई। बस उसी घर के ऊपर 200 रुपए का लोन भी है, तो अब ये 200 रुपए का लोन कौन पे करेगा? आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है ना? लेकिन इसी घर के अंदर एक ब्रांडेड एसी है, लिक्विड आइटम है, आप उसको बेच करके 50 रुपए कमा सकते हो। तो आपके ऊपर रियल बर्डन कितने का आया? 250 का आया। इसी एग्जाम्पल को आप एक कंपनी के लिए अप्लाई करके देखो। अगर इसको कहें तो ये क्या बन जाएगी इसकी एंटरप्राइज वैल्यू। ठीक है, अगर आप इक्विटी को पे करते हो वो हम मान लीजिए 500 रुपए, लेकिन इसी के ऊपर कंपनी ने लोन लिया हुआ है मान लीजिए 1000 करोड़ का, लेकिन इस कंपनी के अंदर एक 200 रुपए का कैश अवेलेबल है, हाईली लिक्विड आइटम, दैट यू कैन on one side you are paying 1500 but on the other side you are getting 200 back, so actually you how much you are paying? 1300, so this 1300 will be your enterprise value। साथ के साथ लिख रहे हो ना आप? अच्छा ठीक है। अब जैसे एंटरप्राइज वैल्यू के बारे में अगर मैं बताऊं, बाय फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले आप बेसिक शेयर्स लोगे, उसमें आपको डाइल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, जिसके बाद आपके टोटल डाइल्यूटेड शेयर्स आ जाएंगे। इसको आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी आएगी मार्केट कैप। फिर उसमें टोटल डेट ऐड करोगे, फिर उसके अंदर आप क्या करोगे? प्रेफर्ड स्टॉक ऐड करोगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड करोगे और कैश एंड इक्विवेलेंट आप लेस करोगे, जिसके बाद आपकी एंटरप्राइज वैल्यू आएगी। ठीक है, इस एंटरप्राइज वैल्यू के अंदर ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो इस एंटरप्राइज वैल्यू से अगर मैं इन सबको माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? इक्विटी की वैल्यू। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? दीज आर नॉन इक्विटी क्लेम्स। ठीक है, एक सेकंड भाई। हेलो पंकज, हेलो पंकज, अच्छा हो ना? तो मैंने आपको क्या बताया कि एंटरप्राइज वैल्यू में से अगर ये सारे आइटम्स विच आर नोन एज नॉन इक्विटी क्लेम्स लेस कर दिए जाएं तो आपकी इक्विटी वैल्यू बचेगी। अब इस कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करेंगे।
कि ये एंटरप्राइज वैल्यू है, एंटरप्राइज वैल्यू में से अगर नॉन इक्विटी क्लेम्स जो कि मान लीजिए 200 के हैं लेस करेंगे तो क्या आएगा आपका 400 क्या आया इक्विटी वैल्यू। अब इक्विटी वैल्यू को मैं क्या करता हूं डायलूटेड शेयर्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करूंगा। मेरे शेयर्स कितने हैं डायलूटेड शेयर्स कितने हैं मेरे मान लीजिए अगर मैं 5 लेता हूं तो 80 रुपीज मेरा प्राइस आ गया, समझे। प्राइस कंपनी की प्राइस, कंपनी की वैल्यूएशन समझो इसकी। हाँ जी हाँ जी, आप इस कंपनी जैसे हमने यहाँ पर निकाला था ना 60 और 63 प्राइस निकाल लिया था, उसी तरीके से ईवी बाय इबिडा से मेरा प्राइस जो आया वो आया 80 का। आप इसको 6 आप इसको एक काम करो 6 मान लो। अगर आप इसको 6 मानते हो तो आपका जो प्राइस आएगा वो 66 के आसपास आएगा, ठीक है। ये ठीक है, हाँ उस मैं इधर से इसको आसपास कर लेता हूँ कि इनके थ्रू 60 से 63 आया, इसके थ्रू 63 आ गया। तो इस तरीके से आपकी जो वैल्यूएशन की रेंज आई वो 60 टू 66 की आ गई। अब इसके साथ साथ एक मल्टीपल और उठा सकते हो जैसे ईवी बाय कैश फ्लोज या ईवी बाय रेवेन्यू, ईवी बाय एबिट, ईवी बाय एबिटडैक्स, उस मल्टीपल से भी एक वैल्यू आएगी और फिर आपको आपकी रेंज पता लग जाएंगी कि रेंज कहाँ जा रही है, ठीक है। सो दिस वाज योर रिलेटिव वैल्यूएशन। ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन में और रिलेटिव वैल्यूएशन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर डिफरेंस की बात करें तो जो रिलेटिव वैल्यूएशन है वो करंट है, जबकि ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन आपकी हिस्टोरिकल है। रिलेटिव वैल्यूएशन में आप जो प्राइसेस लेते हो वो क्या बोलते हैं उसको चेंजेस होते रहते हैं उसके, मतलब वेरिएबल कहें क्या कहें, जैसे ये तो फिक्स है भाई, जो भी ऑफर प्राइस था वो था, लेकिन इसको क्या कहेंगे ये फिक्स नहीं है ना, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये दिखाता है आपके करंट मार्केट मूड को, करंट मार्केट का मूड क्या है, जबकि ये करंट मार्केट मूड को नहीं दिखाता, ये हिस्टोरिकल सिचुएशन को दिखाता है, हिस्टोरिकल मार्केट कंडीशन, ठीक है। अब एक बार मैं इसके जो मल्टीपल्स होते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन के वो लिख के दिखा रहा हूं आपको, उसके बाद मैं पूरी क्लास डीसीएफ वैल्यूएशन फोकस करूंगा। ट्रांजैक्शन वैल्यूएशन में जो मल्टीपल्स होते हैं वो होते हैं ऑफर प्राइस टू ईपीएस, ऑफर प्राइस टू बुक वैल्यू, ऑफर प्राइस टू कैश फ्लोज, ऑफर प्राइस टू रेवेन्यू, ठीक है। या ये कौन से मल्टीपल्स हैं, ये आपके इक्विटी मल्टीपल्स हैं। उसके बाद दूसरे जो थे ना उधर रिलेटिव वैल्यूएशन में थे एंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल, ये हो जाएंगे आपके ट्रांजैक्शन मल्टीपल्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू मल्टीपल। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू डिवाइड बाय एबिटा, ट्रांजैक्शन वैल्यू डिवाइड बाय एबिट, ट्रांजैक्शन वैल्यू डिवाइड बाय कैश फ्लोज, ट्रांजैक्शन वैल्यू डिवाइड बाय रेवेन्यू, ठीक है। ये हमारे कुछ मल्टीपल्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे डीसीएफ की। आप जो लिखेंगे उसको बेटर रहेगा कि आप लिखो भी, ठीक है ना।
पर एक्चुअली होता क्या है ना, लिखने में मेरा ध्यान वो डाइवर्स हो जाता है, तो मुझे प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं फोटो ले लेता अच्छा, तो उस हिसाब से तो मैं पीपीटी भेजने ही वाला हूँ आपको, पीपीटी से भी देख लेना आप तो। हूँ। हाँ तो वो भेज दीजिए सर, अगर मैं लिखूंगा ना सर, तो आपकी बात में प्रॉपर समझ नहीं पाऊंगा, सुन नहीं पाऊंगा। चलो जैसा आपको, आपके कंफर्ट देखिए आप, वो आपको ठीक रहेगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आप ये वीडियो सुन भी लेना बाद में बेशक से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक है। देखो, ये सॉफ्टवेयर मैंने लगा रखा है, इसमें 35 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ठीक है। तो हाँ, ये कोई लिमिट तो नहीं है इसकी, होगी ना नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग? चाहे 8 घंटे कर लो, बस लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए टेक्निकल। हाँ, तो देख लूंगा मैं, एक एक घंटे की रिकॉर्ड कर लूंगा मैं, 2-3 बना लेंगे। चले देखिए, ठीक। इन DCF वैल्यूएशन, the value of company is derived based on the capacity of business to generate cash flows in future। इसका बेसिकली क्या प्रिंसिपल है, इट इज बेस्ड on the principle that value of any business is the present value of cash flows which that business will generate in future। समझ में आ गया आपको मैंने क्या बताया, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर कोई भी एसेट है, ये कंपनी है, हम क्या कर रहे हैं, हम इन एसेट्स की, ये एसेट्स होते हैं ना राइट हैंड साइड में बैलेंस शीट में, हम इन एसेट्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो डीसीएफ क्या कहता है कि जितने कैश फ्लो फ्यूचर में ये एसेट जनरेट करेंगे, ये एसेट कैश फ्लो जनरेट करेंगे, तो इन एसेट की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी, वो वैल्यू ही इन एसेट्स की वैल्यू होगी। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो हैं, ये यही लोग तो इनके मालिक हैं, तो इन एसेट्स की वैल्यू जो होगी वही इनको पे कर देंगे और हम इन एसेट्स के मालिक बन जाएंगे, ठीक है ना। बड़ा सिंपल सा ये कंसेप्ट है इसका। तो क्या होगा, चलो तो अब बात करते हैं एक बार डीसीएफ के अंदर कुछ मॉडल्स होते हैं। जैसे एक होता है आपका फ्री कैश फ्लो मॉडल, एक होता है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, फिर एक होता है आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मॉडल, फिर एक होता है आपका रेजिडुअल इनकम मॉडल, ठीक है। ऐसे एक होता है एपीवी मॉडल, एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू मॉडल। इन सब में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो फ्री कैश फ्लो मॉडल यूज करते हैं। फ्री कैश फ्लो मॉडल के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म, एक होता है आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। तो हमारी क्लास का फोकस ये दोनों मॉडल्स हैं, ठीक है। देखिए इधर FCFF क्या होता है, FCFF इट इज दैट कैश फ्लो which is available to firm after
इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इट इज दैट कैश फ्लो विच इज अवेलेबल टू द फर्म। फर्म का मतलब होता है डेट प्लस इक्विटी प्लस प्रेफर्ड स्टॉक, इन तीनों को कंबाइंड जो कैश फ्लो बच रहा है आफ्टर इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपका FCFF कहलाएगा। ठीक है, तो FCFF कैसे निकालते हैं ये देखिए। सबसे पहले आप ये बताइए मुझे, एक फर्म की कमाई क्या होती है? फर्म की कमाई रेवेन्यू होती है या प्रॉफिट होती है? फर्म की कमाई होती है आपकी EBIT। EBIT में से अगर आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे, उसके बाद गवर्नमेंट को टैक्स दोगे, उसके बाद फिर डिविडेंड दोगे, तो इसके बाद सबकी शेयरिंग होती है अलग अलग। अगर आप एक बिजनेस खरीदना चाहते हो तो उस बिजनेस, अगर वो बिजनेस कुछ टैक्स भरे तो उस टैक्स के पे करने से फर्म की कोई भी वैल्यू नहीं बढ़ती। अगर आप मान लो हमारा इंस्टीट्यूट परचेज करना चाहते हो, ठीक है, एक तो है कि उस इंस्टीट्यूट में जो 5 या 6 लाख रुपए के हमारे जो एसेट्स हैं उनको परचेज करो, वो तो हम इस प्राइस पे तो कभी नहीं बेचेंगे। ठीक बात है, हम क्या करेंगे, हम आपको कहेंगे कि आप हमारे इंस्टीट्यूट की कैश फ्लो फोरकास्ट करो और बिजनेस वैल्यूएशन दो हमें। हम आपको प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे, हम आपको पूरा बिजनेस बेचने की बात कर रहे हैं। और ऑफिस में तो सारा सेटअप लगा करके आप 5 लाख रुपए का एसेट होगा हमारे मुश्किल से, सारे लैपटॉप प्रोजेक्टर सब मिला करके। लेकिन अगर आप उसकी बिजनेस वैल्यूएशन देखोगे तो वो बहुत ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना होता है, आप इस जो हमारा इंस्टीट्यूट है इसके कैश फ्लोज फोरकास्ट करोगे और उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू आप हमें दोगे, वो बहुत ज्यादा आएगी। क्लियर है ना? ये एसेट जितने कैश फ्लो फ्यूचर में दे सकते हैं, उन एसेट की प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे और उस वैल्यू को आप हमें पे करोगे, ना कि ये 5 लाख रुपए जो हमारे एसेट लगे हुए हैं वहां पे। ठीक है, तो हम आपको बिजनेस वैल्यूएशन मांगेंगे आपसे, ना कि वो जो वहां पर फर्नीचर रखा हुआ है उसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हम आपको इंस्टीट्यूट बेच रहे हैं, ना कि वो पार्टीशन और लैपटॉप और प्रोजेक्टर, वो नहीं बेच रहे हम आपको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये एसेट्स जितना भी कैश फ्लो जनरेट करेंगे उनकी वैल्यू इन सबको दे देंगे। ये जो इक्विटी वाले हैं, ये जो डेट वाले हैं, ये जो शॉर्ट टर्म डेट वाले हैं, इन सबको, ये जो प्रेफर्ड स्टॉक वाले हैं, इन सबको पे कर देंगे। तो हमें तो ये देखना है ना कि ये एसेट्स इन टोटल कितना कैश फ्लो जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये कैश फ्लो जिनको भी मिलेगा वो किनको मिलता है? डेट इक्विटी प्रेफर्ड वालों को, प्लस एक होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जाता है, गवर्नमेंट को हम टैक्स भर देते हैं। लेकिन इस टैक्स के भरने से एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। टैक्स वगैरह देने के बाद जो बच जाएगा एज एन इन्वेस्टर हमारे को, उसके बेस पर डिसाइड करेंगे कि एसेट की वैल्यू क्या है। ठीक बात है, तो मैं यही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखना, अगर ये फर्म की कमाई है तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो या तो आप एक काम करो, EBIT माइनस टैक्स कर दो, या फिर जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या है, EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। EBIT माइनस टैक्स कर दो या EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स कर दो, तो ये पोस्ट टैक्स बन जाएगा। लेकिन EBIT निकालने के लिए हमने कुछ नॉन कैश चार्जेस माइनस किए होंगे, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, स्टॉक वेस्ट, तो उनको ऐड बैक कर दो। उसके बाद मैंने आपको बताया था चेंज इन वर्किंग कैपिटल। हो सकता है आपने एडिशनल इन्वेंट्री खरीद ली हो, या एडिशनल प्रीपेड एक्सपेंस हो गया हो, या रिसीवेबल्स में पैसा ब्लॉक हो गया हो, वो तो बिजनेस नेचर में है। तो वो जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल हुआ वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। प्लस बिजनेस को चलाए रखने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर भी करते रहना पड़ता है, तो आपको वो कैपिटल एक्सपेंस भी माइनस करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन निकालने के बाद आपके पास जो बचेगा दैट विल बी फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, लेकिन ऐसी कई इक्वेशंस और भी हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए अगर आप ये करें कि EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो ये क्या बन जाता है,
दिस बिकम्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसको आप अगर 1 माइनस टैक्स रेट कर दो तो ये बन जाता आपका प्रॉफिट। अब इस इक्वेशन को ओपन करते हैं कि EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, इस EBIT को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। इंटरेस्ट को 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू से उधर ले जाओ तो पैट प्लस प्लस हो जाएगा। ये इधर तो माइनस था इक्वल से, इधर आकर के प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन एक ही है। क्या इस इक्वेशन की जगह मैं पैट प्लस इंटरेस्ट रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, पोस्ट टैक्स EBIT के बजाय मैं ये वाली लाइन लिख देता हूं जो कि क्या है, प्रॉफिट प्लस पोस्ट इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स प्लस ये बाकी ऊपर की सारी इक्वेशन ले आएंगे। ये वाली जो थी ना पूरी, इसको नीचे उतार देंगे। नॉन कैश चार्जेस, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इस इक्वेशन में एक और चीज देख सकते हो, अगर मैं प्रॉफिट, नॉन कैश चार्ज और चेंज इन वर्किंग कैपिटल को इकट्ठा कर दूं तो ये बन जाएगा CFO प्लस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट माइनस केपेक्स। ये 3 इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस और भी हो सकती हैं, जैसे कि आप EBIT से स्टार्ट करने की बजाय EBITDA से स्टार्ट कर दो, उससे भी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी। बट ज्यादातर केसेस में हम ये जो पहली इक्वेशन है इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, पंकज? ठीक है थोड़ा। ठीक है, अब जो सेकंड मॉडल है हमारा वो है FCFE। FCFE इट इज दैट कैश फ्लो which is available to, इस बात को ध्यान रखना, कॉमन इक्विटी। हाँ, उधर प्रेफर्ड और कॉमन दोनों इंक्लूडिंग था, यहाँ पर हम सिर्फ कॉमन इक्विटी की बात कर रहे हैं। इट इज दैट कैश फ्लो विच इज अवेलेबल टू कॉमन इक्विटी आफ्टर इन्वेस्टिंग इन वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सर्विसिंग डेट। डेट की सर्विसिंग किस फॉर्मेट में होती है, एक तो इंटरेस्ट और एक रीपेमेंट। ठीक है, ये पे करने के बाद जो बच जाता है दैट इज FCFE। इक्वेशन में ध्यान देना जरा, अगर आप यहाँ पे नोटिस करो EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट के अंदर आपका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था, तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, इसके अंदर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट जुड़ा हुआ तो उसको मैं घटा देता हूँ, प्लस नॉन कैश चार्जेस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपेक्स, और क्या करेंगे प्लस माइनस बोरोइंग। ये जो आपको देगा वो देगा FCFE। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन एक और भी हो सकती है, जैसे इससे बनाओ, प्रॉफिट इंटरेस्ट को छोड़ दो, इसको मत जोड़ो, प्रॉफिट और नॉन कैश चार्ज, चेंज इन वर्किंग कैपिटल और कैपेक्स को ले लो, और इक्वेशन क्या बनेगी, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट छोड़ के नॉन कैश चार्जेस माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस केपेक्स प्लस माइनस बोरोइंग। थर्ड इक्वेशन है, जैसे ये तीनों CFO बना दो, माइनस केपेक्स प्लस माइनस बोरोइंग। एक इक्वेशन और भी कभी कभी बहुत रेयरली देखने को मिलेगी, वो है FCFF माइनस पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट। इस FCFF में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था ना, तो घटा दिया, प्लस माइनस बोरोइंग। उसके बाद अगर देखोगे तो EBITDA, रेवेन्यू, मतलब किताबों में इक्वेशंस और भी बहुत सारे लिखी हुई है। ठीक है, हाँ हाँ, मतलब प्लस माइनस करके कुछ भी करके आप अलग अलग तरह की इक्वेशंस बना सकते हो। आगे देखिए,
अब यहाँ पर मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, छोटे छोटे टर्म्स हैं। एक तो FCFF को आप अनलीवर्ड फ्री कैश फ्लो भी कह सकते हो, और FCFE को आप लीवर्ड फ्री कैश फ्लो भी कह सकते हो। इसके बाद जो आपका EBIT है पोस्ट टैक्स, इसको नो पैट भी कहते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कई बार आपको पोस्ट टैक्स EBIT लिखने के बजाय वो नो पैट प्लस नॉन कैश चार्जेस और माइनस चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस कैपेक्स ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, मॉडल्स हैं, आप जब देखोगे ना, जब भी अगर आप कल को अगर किसी फाइनेंस के प्रोफाइल पे काम करते हो वैल्यूएशन की पे, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब ये था हमारा फंडामेंटल। अब मैं आपको DCF के स्टेप्स बताता हूं। ठीक है, आइए। स्टेप्स इन DCF वैल्यूएशन। सबसे पहला है फोरकास्ट फ्री कैश फ्लो। सेकेंड स्टेप है कैलकुलेट डिस्काउंट रेट। थर्ड स्टेप है कैलकुलेट नहीं आएगा यहाँ पे, फोरकास्ट टर्मिनल वैल्यू। फोर्थ आएगा कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो एंड टर्मिनल वैल्यू। सेकेंड स्टेप के डिस्काउंट रेट यूज करके फर्स्ट स्टेप के फ्री कैश फ्लो और थर्ड स्टेप के टर्मिनल वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकालो। उसके बाद फिफ्थ स्टेप है कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, या आप कह सकते हो ट्रू वैल्यू या फेयर वैल्यू या सिंपली शेयर प्राइस। ठीक है, अब आ जाइए। फर्स्ट स्टेप हमने क्या बताया था, कैश फ्लो फोरकास्ट करो। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड, एक एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड के लिए हम कैश फ्लोज निकालेंगे। This explicit forecast period can be from 3 years to 10 years. That depends on the business cycle, and that is very sometimes difficult to assume. So you have to look at the projection period of various other companies also, other research houses. मान लो आप रिसर्च TCS कंपनी का DCF अप्लाई कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि बाकी दूसरे रिसर्च हाउसेज ने कितने कितने सालों के लिए फोरकास्ट किया हुआ है। तो आपको देखोगे कि किसी ने 7 साल के लिए, किसी ने 8 साल के लिए, किसी ने 9 साल के लिए फोरकास्ट किया हुआ है। यहाँ पर एक सीधा सा कंसेप्ट है, आपको कोशिश करने जितना ज्यादा फ्यूचर में फोरकास्ट कर सको उतना फोरकास्ट करो। ये सबसे पहला प्रिंसिपल है। ट्राई टू स्ट्रेच कैश फ्लोज टू द मैक्सिमम पॉसिबल, बट इट शुड बी लॉजिकल। ठीक है, आप उठा करके कुछ भी फोरकास्ट नहीं कर सकते, दैट शुड बी जस्टिफाइबल। कि आपने 12 साल की फोरकास्टिंग कर दी तो कैसे कर दी, क्या लॉजिक आपका इसके पीछे। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, FCFF कैलकुलेट करना है। FCFF का जो EBIT है वो आपको कहाँ मिलेगा, फाइनेंशियल मॉडल मिलेगा। टैक्स रेट फाइनेंशियल मॉडल, उसके बेस पर आप नो पैट निकाल सकते हो। नॉन कैश चार्जेस ऐड करोगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल माइनस करोगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर लेस करोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, FCFF। और आपने क्या किया, FCFF 7 सालों के लिए फोरकास्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप था जो हमने कंप्लीट किया। जो सेकंड स्टेप है विच इज डिस्काउंट रेट, इसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। ये इसको करने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, एक्सप्लेन करने में भी और कैलकुलेट करने में भी। इसको करने में जो हमने FCFF निकाला, तो आता है मुझे, क्या चीज, आता है तो मुझे डिस्काउंट रेट। आता है मुझे डिस्काउंटिंग करना।
हाँ, लेकिन कुछ कंसेप्ट होंगे, मुझे तो कराने ही पड़ेंगे ना आपको सारे, ठीक है। हाँ कुछ हाँ, हो सकता तो है उसको सर। थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले थर्ड स्टेप पे आते हैं, विच इज टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या है और हमें क्या क्यों जरूरत है? देखिए, हमने जो फोरकास्ट किया वो केवल 7 सालों के लिए किया, बट ऐसा तो नहीं है नहीं ना कि कंपनी 7 साल के बाद बंद हो जाएगी। कंपनी विल कीप ऑन जनरेटिंग कैश फ्लोज इवन आफ्टर द फोरकास्ट पीरियड। तो उनका क्या करना है, उसके लिए हम टर्मिनल वैल्यू निकालते हैं। भाई कंपनी और परपेचुअल कैश फ्लो तो हम फोरकास्ट कर नहीं सकते, कंपनी परपेचुअल होगी, तो उस केस में हमें टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे टर्मिनल वैल्यू समझाता हूं। ये देखिए, क्या होती है टर्मिनल वैल्यू? तो मैं एंड की वैल्यू मैं बताता हूं, द वैल्यू ऑफ कंपनी एट द एंड ऑफ forecast period is called terminal value। हम क्यों निकालते हैं? ये तो हो गया व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू। हम टर्मिनल वैल्यू क्यों निकालते हैं? द कंपनी रिलेट कर देती in valuation is a going concern which will generate cash flows even after explicit forecast period, but even after explicit forecast period and continue to operate perpetually, but we cannot forecast cash flows perpetually with any degree of accuracy. So we take a simplified assumption and calculate the value of company at the end of forecast period. That value is terminal value। ठीक है, हम कंपनी जो है वो क्या है, परपेचुअली ऑपरेट करेगी, बट हम परपेचुअल फोरकास्ट कर नहीं सकते, कोई एक्यूरेसी नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, एट द एंड ऑफ फोरकास्ट पीरियड जितना हम मैक्सिमम लॉजिकली फोरकास्ट कर सकते हैं, उसके बाद एक कंपनी की एक वैल्यू निकाल लेते हैं अजम्पशन लेकर के, ठीक है। उस वैल्यू को हम टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है आपका
यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आगे करा दूं या इसको रब कर देता हूँ? इसको रब करना भी ठीक नहीं है, यहीं आ जाओ। फ्री कैश फ्लो, यहां पर मैं टर्मिनल वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है आपका परपेचुअल मेथड और दूसरा होता है हमारा मल्टीपल मेथड, ठीक है। परपेचुअल मेथड में हम क्या करते हैं, आपने सुना होगा P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन R माइनस जी, सुना ये गॉर्डन ग्रोथ मॉडल वाला फॉर्मूला। इसमें जो जी था वो क्या था, एक कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ रेट है। यहां पर भी हम क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ 7 ईयर, 7वें साल के बाद हम अज्यूम कर लेंगे कि कंपनी एक सर्टेन रेट से ग्रो करेगी, उसके बेस पर हम टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे और फॉर्मूला क्या बनेगा, फ्री कैश फ्लो टू दी फर्म ऑफ 7 1 प्लस जी, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ रेट। ये यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस फॉर्मूले से हमारी टर्मिनल वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। दूसरा है हमारा मल्टीपल मेथड। यहां पर हम क्या करेंगे, एक इबिडा मल्टीपल अज्यूम करेंगे। इबिडा कैसे निकालते हैं, इबिडा मल्टीपल ईवी अपॉन इबिडा। ये अज्यूम कर लेंगे कि मान लीजिए 10x है, तो हमारी टर्मिनल वैल्यू कैसे निकलेगी, टर्मिनल वैल्यू निकालोगे आप, जो टर्मिनल इबिडा होगा इनटू मल्टीपल। अब टर्मिनल इबिडा मान लीजिए आपका 100 रुपए और इबिडा अपने मल्टीपल आपने मान लिया 10, तो 1000 रुपए आपकी क्या हो जाएगी, टर्मिनल वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो अजम्पशन है ये भी ट्रिकी होती है, और ये जो ग्रोथ रेट की अजम्पशन है ये भी डिफिकल्ट होती है, ठीक है। बाकी दिस ग्रोथ रेट शुड बी इंडस्ट्री एवरेज लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट, और ये जो मल्टीपल है दिस कैन बी डिराइव्ड बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स, जैसे कि रिसेंटली जो कंपनी एक्वायर हुई वो किस मल्टीपल पर एक्वायर हुई, आगे जो कंपनी एक्वायर हो सकती हैं वो प्रोबेबली किस मल्टीपल पर एक्वायर हो सकती हैं, उनके बेस पर आप अपना ये मल्टीपल अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप में हम डिस्काउंट रेट निकालेंगे उसको यूज करेंगे और इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इस टर्मिनल वैल्यू की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो, वो मान लीजिए आपका आ गया 500 रुपए का, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू वो मान लीजिए आपका आ गया 700 रुपए का। तो 1200 रुपए आपका क्या हुआ, इम्प्लाइड एंटरप्राइज वैल्यू। अब एंटरप्राइज वैल्यू से क्या करते हो, नॉन इक्विटी क्लेम्स लेस करते हो, वो मान लीजिए आपके हैं 400 रुपए के। 800 रुपए क्या आया आपका, इम्प्लाइड इक्विटी वैल्यू। अब इसको मैं क्या करता हूं, डाइल्यूटेड शेयर से डिवाइड कर दूंगा, वो कितने मान लीजिए मेरे 20 है, तो 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ गया आपका 40 क्या आ गया, ये आपका इंट्रिंसिक शेयर प्राइस। ये मैंने आपको जो बताया ये पूरा स्ट्रक्चर बताया कि आपको भैया फ्री कैश फ्लो निकालने पड़ेंगे, आपको टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनको प्रेजेंट वैल्यू करके ये सारा करना पड़ेगा। इस पूरे मॉडल के अंदर बहुत सारी अजम्पशंस भी हैं, अगर वो अजम्पशंस आपकी सही हैं तो जो आपकी वैल्यू आई दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली करेक्ट, लेकिन अगर वो अजम्पशंस ही गलत है तो मॉडल का आउटपुट जो भी आएगा वो भी गलत आएगा, ठीक है ना। तो ये पूरा मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर समझाया है, ठीक है। अब जो स्टेप रह गया वो हमारा डिस्काउंट रेट।
कुछ चीजें भी बाकी है, मैं बताऊंगा। पहले एक बार डिस्काउंट रेट के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज डिस्काउंट रेट? रियल टाइम वैल्यू मिली। द रेट एट विच फ्यूचर cash flows are discounted is called discount rate। थोड़ा सा और बेटर डेफिनेशन इसकी दोगे तो वो ये रहेगी, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज कॉल्ड डिस्काउंट रेट। ठीक है, अब डिस्काउंट रेट कौन सी होती है हमारी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है या फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी होती है? पहले बात करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, व्हाट इज दैट? ये क्या होती है? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स या फर्म या डेट इक्विटी प्रेफर्ड स्टॉक। मैंने क्या बताया? मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ऑल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग डेट इक्विटी एंड प्रेफर्ड स्टॉक। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म। फर्म का मतलब यहां पर हो जाएगा डेट इक्विटी एंड प्रेफर्ड स्टॉक। ठीक, अब हम ये क्यों कहते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारी डिस्काउंट रेट है या हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? बताओगे? जो लागत है वो तो देना ही पड़ेगा ना, मिनिमम वही है हमारा जो हाँ कॉस्ट जी आएगी। भैया, जो आपका जो रिटर्न मैं आपको पैसे देता हूँ, मैं आपके बिजनेस में पैसा लगाता हूँ, तो मैं आपसे कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करूंगा कि भैया मुझे 10% का रिटर्न चाहिए। तो आपके लिए वो आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है कि इतना तो मुझे आपको देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ, आपकी वो मेरी कंपनी में कॉस्ट 3 लोग इन्वेस्ट करते हैं। इस बंदे ने आपके यहाँ पर 1000 रुपए लगाए, इस बंदे ने आपके यहाँ पे 2000 रुपए लगाए और इस बंदे ने आपके यहाँ पे 3000 रुपए लगाए। ये बंदा एक्सपेक्ट करता है कि भैया मुझे 10% चाहिए, ये बंदा कहता है जी मुझे 15% चाहिए, ये बंदा कहता है जी मुझे 20% का रिटर्न चाहिए। समझ गए मेरी बात? अब इन तीनों का अगर रिटर्न निकालोगे तो इसका 100 रुपये आया, इसका शायद 300 रुपये आ गया और इसका शायद 600 रुपये आ गया। अब इस सारे को टोटल मिलाओगे तो कितना हो गया? 1000 रुपये आ गया। तो इस कंपनी को जिसने इन तीनों से पैसा लिया, इसको टोटल 1000 रुपये कमाना पड़ेगा, तभी तो इन तीनों को दे पाएगा। अब ये बाय परसेंटेज कितना है? 1000 डिवाइड बाय 6000। ठीक है ना? तो अब इसको देखोगे तो कितना आएगा ये? 15 के आसपास होगा, 15 16 पॉइंट समथिंग हुआ ना। तो 16 पॉइंट समथिंग दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि इस फर्म को ये इन तीनों से जो पैसा लिया है, इन सब की रिटर्न करने के लिए आपको कम से कम 16% रिटर्न कमाना पड़ेगा, तब जाकर के आप इनको इनके 1000 रुपए का वापस कर पाओगे। अब चाहे वो डिविडेंड के फॉर्म में हो या कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में, कुछ भी हो, मतलब उसको इतना रिटर्न कमाना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, तब वो पैसा दे, तब उनको सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, आ जाइए। तो मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न, अब इसके अंदर एक एक कंपोनेंट को लेंगे हम। सबसे पहले आपका आता है वैक। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं लिख लेता हूं दोबारा, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ फर्म। कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू वेट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट इंटू वेट ऑफ डेट प्लस कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक इंटू वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक।
उसके बाद एक के कंपोनेंट को उठाते हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे क्या होती है? इट इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कॉमन इक्विटी। ठीक है, कैसे करते हैं? सबसे पहले आप लोगे रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। ये जो है कैपएम का फॉर्मूला है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला है, जिसमें हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक इन्वेस्टर है जो आपके पास, जिसके पास मान लीजिए 100 रुपए हैं। ये 100 रुपए वो एक ऐसी जगह पैसा लगाए जहां पर रिस्क नहीं है, उसको वहां पर मिलेंगे मान लो 8% का रिटर्न। अब वो आपके पास पैसा लगाएगा तो उसको कुछ ना कुछ ज्यादा मिलेगा तभी तो लगाएगा। तो यहाँ पर उसको रिस्क फ्री आरएफ ये तो चाहिए ही चाहिए, मतलब ये 8% तो उसको चाहिए ही चाहिए। अब यहां से पैसा निकाल के वो इक्विटी मार्केट में आएगा, यहां पैसा ना लगा करके वो इक्विटी में आएगा, तो इक्विटी में तो उसको कम से कम 4% का रिटर्न चाहिए। एक तो उसको ये वाला तो चाहिए ही चाहिए। डेट मार्केट से निकाल के, रिस्क फ्री मार्केट से निकाल के पैसा इक्विटी में लगाएगा, रिस्की में लगाएगा, तो ये 4% चाहिए। अब क्या होगा, 4% ये तो चाहिए, लेकिन वो एक हजारों कंपनी में पैसा नहीं लगाएगा, वो किसी इंडिविजुअल शेयर में पैसा लगाएगा। वो इंडिविजुअल शेयर पूरी मार्केट से ज्यादा रिस्की भी हो सकता है और कम रिस्की भी हो सकता है। उस पार्ट को हैंडल करेगा बीटा। अब बीटा क्या होता है? इंडिविजुअल शेयर की रिस्कीनेस बताता है। अगर मान लो ये हुआ 1.5 हुआ तो मतलब बताता है कि ओवरऑल मार्केट से ये 50% ज्यादा रिस्की है। मतलब अगर मार्केट 10% ऊपर जाएगी तो आपका शेयर 15% ऊपर जाएगा, मार्केट 10% नीचे जाएगी तो आपका शेयर 15% नीचे जाएगा, तो ये हुआ ना 50% ज्यादा रिस्की। तो अब यहाँ पर क्या होगा, पूरी मार्केट से मुझे एडिशनल रिस्क के लिए 4% चाहिए, बट क्योंकि मेरा शेयर 1.5 बीटा का है, ये मार्केट से ज्यादा रिस्की है, तो मुझे अब 1.5% 6% का रिटर्न चाहिए। तो अगर मुझे 14% रिटर्न मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। कुछ क्लियर हुआ आपको? हो गया ना? अब अगर मान लो इंडिविजुअल शेयर मेरा कम रिस्की होता, मान लीजिए 0.5 होता, तो मार्केट से रिटर्न मुझे 4% का चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरा इंडिविजुअल शेयर कम रिस्की है। हेलो हेलो पंकज, तो अगर बीटा हमारा मान लीजिए 0.5 होगा, तो उस केस में इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट लेस रिटर्न। ठीक है, तो अगर ये 0.5 हो जाएगा तो ओवरऑल मुझे 8% रिस्क फ्री और 2% यहां से, तो मुझे सिर्फ 10% का रिटर्न चाहिए। दैट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर कॉमन इक्विटी।
हेलो, घर ना हूँ ना, क्लास लो, बता। हाँ, मतलब कंप्यूटर पे तो पढ़ा लिया और मैं करने बैठा बैठा गाड़ी थारे करना चाहे गन भी नहीं रे करना ले जा। हेलो पंकज। हाँ सर। हाँ, वो पता नहीं कैसे तो दिक्कत हो गई थी। सर वीडियो तो बन गया ना, वीडियो तो फिर गया, वो वीडियो तो नहीं हो गया होगा। नहीं, इंटरनेट गया ना था, इंटरनेट प्रॉब्लम हुई थी ना, वीडियो तो चल ही रही है। ठीक है, अब इसके बाद नहीं, वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऐसा हाँ तो हाँ नहीं कि वो डिलीट हो गया। नहीं रिकॉर्ड हो रहा है, बट मेरे ख्याल से ना इस वीडियो से बेटर रहेगी जो मैंने जो दूसरी वीडियो दे रखी है ना आपको, वो देखना, वो ज्यादा हाँ अच्छी, हाँ वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सर, वो मैंने देखा है और आपने इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसमें इतना इतना एक्स्ट्रा नहीं है। जो भी है चलो, मैं फिर भी रिकॉर्ड कर लिया, मैंने ये भी कर लिया, वो भी दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी अभी कमिंग सैटरडे की क्लास भी होगी मेरी, अगर उसको भी आप देखना चाहो तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। ठीक है ना, उसको भी आप सुनते रहना। मेरी ठीक है, चलिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बाद अब हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? इसमें हमारी कोशिश होती है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डेट निकालें, मतलब एडिशनल अगर डेट लेंगे तो उसका क्या हमारे कॉस्ट होएगा, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, लेकिन ये होगी पोस्ट टैक्स। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गया हूं, मैं वो बता देता हूँ। ये जो रिस्क फ्री रेट होता है, ये क्या लेना आपको, ये सुन लो मेरी बात। रिस्क फ्री रेट जो होगा, वो जो पेरेंट कंपनी जहां पर लिस्टेड है, पेरेंट कंपनी जहां लिस्टेड होगी, वहां की सेंट्रल गवर्नमेंट उसका 7 ईयर का बॉन्ड उठाना है। 7 ईयर का बॉन्ड क्यों? क्योंकि हमारा फोरकास्ट पीरियड 7 ईयर का है। अगर हमारा फोरकास्ट पीरियड 10 ईयर्स का होगा तो आपको 10 ईयर का बॉन्ड उठाना है। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो 7 ईयर है, ये रिमेनिंग ईयर्स होने चाहिए, ये नहीं कि टोटल कि भी 3 साल पहले के हो गए, 4 साल अभी बचे हुए हैं ना, आपके रिमेनिंग मैच्योरिटी में अभी 7 ईयर्स बाकी होने चाहिए। उसका जो करंट रिटर्न होगा वो आपको लेना होता है। ठीक है, हाँ जी। और ये जो आर एम माइनस आर एफ है, किताबों में तो लिखा हुआ है कि आर एम माइनस यानी कि मार्केट रिटर्न, तो जो हिस्ट्री में मार्केट रिटर्न दिया वो ले लो, और जो आर एफ है वो फ्यूचर का है। ये मार्केट का रिटर्न हिस्ट्री का हो गया, आर एफ आपका फ्यूचर का हो गया, ये तो गलत हो गया। आपको
ये RM माइनस RF नहीं करना, ये आपकी एक अजम्पशन होती है। आपको एक सर्टन फिगर अज्यूम करनी होती है कि कितना आपको रिटर्न चाहिए, वो आपका 3% से लेकर के 10% तक हो सकता है मार्क रिस्क प्रीमियम। और रही बात बीटा की, बीटा के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, आप ब्लूमबर्ग से उठा सकते हो, आप बहुत सारी वेबसाइट से वहां से ले सकते हो, बट जहां से भी बीटा लोगे वो बीटा आपकी हिस्टोरिकल होती है, और ये बीटा भी आपकी क्या हो सकती है, मैनिपुलेटेड हो सकती है। तो इसलिए हम मार्केट का बीटा उठाने की बजाय फंडामेंटल बीटा दोबारा कैलकुलेट करते हैं इंडस्ट्री एवरेज बीटा के बेस पर। ये मैं आपको बताऊंगा इसका क्या प्रोसेस है। इसमें हम पहले बाकी कंपनीज का अनलीवर्ड बीटा निकाल के, इंडस्ट्री का अनलीवर्ड बीटा निकाल के, अपनी कंपनी का रीलीवर्ड बीटा निकालते हैं। ये मैं क्या बता रहा हूँ, पहले एक बार ये कंसेप्ट बता दूं, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जी कॉस्ट ऑफ डेट में। कॉस्ट ऑफ डेट में मार्जिनल कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स निकालने की हमारी कोशिश होती है, और इसके लिए कई तरीके होते हैं। जैसे एक तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी कंपनी का बॉन्ड है उसका आप YTM निकाल लो। अगर आपकी कंपनी का बॉन्ड लिस्टेड नहीं है तो कंपेरेबल कंपनी का बॉन्ड लिस्टेड होगा, उसका YTM निकाल लो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है तो दूसरा तरीका क्या है, आप रिस्क फ्री रेट लेकर के उसमें स्प्रेड ऐड कर दो। रिस्क फ्री रेट तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या होता है। रिस्क फ्री रेट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका बॉन्ड उठाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर आपकी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है, और फिर ये है स्प्रेड। स्प्रेड होता है रिस्कनेस के लिए, जितनी ज्यादा कंपनी में रिस्क होगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा बैंक का कंपनी को लोन देने में, उसके लिए वो उतना ही ज्यादा स्प्रेड चार्ज करेगा। बड़ी कंपनियों के लिए स्प्रेड कम होता है, छोटी कंपनियों के लिए स्प्रेड ज्यादा होता है। अब ये स्प्रेड कैसे पता लगाओगे, आप अपनी कंपनी की रेटिंग उठाओ, उस पर्टिकुलर रेटिंग के लिए कितना स्प्रेड ऑन एन एवरेज चार्ज किया जा रहा है वर्ल्ड के अंदर या उस कंपनी के अंदर, उस कंट्री के अंदर, उसके हिसाब से आप एक सर्टन स्प्रेड ऐड करोगे। अब मान लीजिए आपकी कंपनी की रेटिंग नहीं है तो आप कंपेरेबल कंपनी की रेटिंग उठाओ। अब कंपेरेबल कंपनी की रेटिंग नहीं है तो एक काम करो, आप अपनी कंपनी का EBIT अपॉन इंटरेस्ट और फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो और डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये 3-4 रेशोज निकालो। जैसे डेट इक्विटी रेशो, ये रेशोज निकाल के आप देखो कि इन रेशोज के लिए क्या रेटिंग दी जाती है, फिर उस रेटिंग के लिए आप स्प्रेड उठाओ। और एक होता है IB बिटसन, ये एक पब्लिकेशन होता है। इस पब्लिकेशन में जाकर के एक पर्टिकुलर रेटिंग के लिए क्या स्प्रेड चार्ज किया जाता है वो आप उठा सकते हो। अब जो आप देखोगे ना, वहां पे कुछ ऐसा मिलेगा कि भी BB+ की जो स्प्रेड उठाएंगे हम वो 1.5 से ज्यादा और 1.75 से कम, ऐसा। तो हम इसकी मिडिल फिगर उठा लिया करते हैं स्प्रेड के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और तीसरा होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। ये तो बड़ा ही आसान है, जो प्रेफर्ड स्टॉक का डिविडेंड रेट है दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। इसमें कोई और चीज सोचने की नहीं होती। इंटरेस्ट के केस में तो हम इसे पोस्ट टैक्स करते हैं, लेकिन प्रेफर्ड डिविडेंड के केस में इसको पोस्ट टैक्स नहीं करते क्योंकि ये टैक्स डिडक्टिबल नहीं होता। इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टिबल होता है, इसलिए हम उसे पोस्ट टैक्स करते हैं, क्योंकि एक तरफ इंटरेस्ट देते हो, दूसरी तरफ टैक्स सेव करते हो, तो नेट बर्डन कंपनी के ऊपर कितना आता है हम उसे लेना चाहते हैं। ठीक है, अब आ जाइए इधर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए मैंने आपको बताया रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। इसके बारे में मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका बॉन्ड उठाना है और जो उसका बॉन्ड का पीरियड होगा वो आपके फोरकास्ट पीरियड से मैच होना चाहिए। दूसरा ये RM माइनस RF, ये आपकी एक अजम्पशन होती है। अजम्पशन कितनी होंगी ये डिपेंड करेगा कि वैल्यूअर कौन है। अगर एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, एक प्राइवेट इक्विटी है,
या फिर आप जैसा मेरे जैसा कोई नॉर्मल ट्रेडर है, इन सब की अजम्पशन अलग अलग होंगी, भले ही वो कंपनी सेम क्यों ना हो, ठीक है ना, क्योंकि इनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन अलग अलग होती है, ठीक है। अब आ जाता है जी वेट ऑफ इक्विटी। वेट ऑफ इक्विटी में क्या लोगे, सबसे पहले आप बेसिक शेयर्स उठाओगे। बेसिक शेयर्स जिस दिन आप वैल्यूएशन कर रहे हो उस दिन कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, प्लस आप डायल्यूशन कैलकुलेट करोगे, जिसके बेस पर आपके पास टोटल शेयर्स आ जाएंगे। उन टोटल शेयर्स को आप मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी मार्केट कैप आ जाएगी। शेयर्स आपके मान लीजिए 1000 है, ये आपको क्वार्टर फाइल में या एनुअल रिपोर्ट में मिल जाएंगे जो भी लेटेस्ट होगी। डायल्यूशन मान लीजिए 50 है, इसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैंने आपको ईपीएस कैलकुलेट करते टाइम बताया था कि ऑप्शंस के लिए आप क्या करोगे, ट्रेजरी स्टॉक मेथड यूज करोगे, और डेट के लिए आप क्या करोगे, इफ कन्वर्टेड मेथड यूज करोगे, बताया था इफ कन्वर्टेड, ठीक है। इसके बेस पे 1050 शेयर आएंगे, मार्केट प्राइस मान लीजिए 60 रुपये होगा, तो आपका ये कितना हो गया, यही हुआ क्या, यही होगा 63,000। कॉस्ट ऑफ डेट के लिए मैंने आपको बताया कि रिस्क फ्री रेट ले लो और उसके अंदर आप स्प्रेड ऐड कर दो। वेट ऑफ डेट के लिए आप क्या लिखोगे, शॉर्ट टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट माइनस कैश एंड इक्विवेलेंट, ये लोगे तो आपका नेट डेट आ जाएगा। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, जो डेट आपका ऊपर डायल्यूशन में कन्वर्ट हो गया वो डेट आप यहां इसमें से माइनस कर दोगे। जो डेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म आपका डायल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, शेयर्स इशू करेगा, वो आप डेट में से निकाल दोगे। उसके बाद आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक तो मैंने आपको बताया डिविडेंड रेट लेना सीधा सीधा, और ये आपकी प्रेफर्ड स्टॉक फेस वैल्यू होती है जो बैलेंस शीट में आपको मिल जाएगी। अब जब आपके पास ये चारों कंपोनेंट आ जाएंगे तो कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूला फीड करना है खाली। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, वेट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वेट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, वेट ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ये जब सारे लोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब केवल एक चीज के बारे में बताना रह गया, बीटा। बीटा के बारे में मैंने बताया था कि आपको ब्लूमबर्ग से या किसी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, बट उस बीटा को लेना हम रिकमेंड नहीं करते। हम क्या करते हैं, फंडामेंटल इंडस्ट्री एवरेज के बेस पर बीटा निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं मैं वो आपको भी बताने जा रहा हूँ। बीटा अनलीवर्ड इज इक्वल टू बीटा लीवर्ड डिवाइड बाय 1 प्लस डेट टू इक्विटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको मैं समझाऊं कि बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड, जब कोई भी डेट अवेलेबल ना हो, जब डेट नहीं होगा तो बीटा लीवर्ड इज इक्वल टू बीटा अनलीवर्ड होगा। अगर आप डेट बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस डेट टू इक्विटी इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पे ठीक से दोबारा लिख दिया कि बीटा अनलीवर्ड इज इक्वल टू बीटा लीवर्ड डिवाइड बाय ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंपेरेबल कंपनियां उठाएंगे जैसे एक्स, वाई और जेड। कंपनी एक्स का लीवर्ड बीटा इधर रखेंगे, कंपनी एक्स का डेट टू इधर रखेंगे, टैक्स रेट यहाँ रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमने क्या निकाल लिया कि बीटा जो आया वो 1.2 आएगा। कंपनी वाई का लीवर्ड बीटा यहाँ पर, डेट टू इक्विटी इधर और टैक्स रेट इधर, हमने सॉल्व किया 1.4 आया। सेम कंपनी जेड के लिए करेंगे, वो आया 1.6, तो एवरेज देखोगे तो आया 1.4। तो इंडस्ट्री में क्या पता लगा कि बीटा अनलीवर्ड 1.4 है। इस 1.4 को आप यहाँ रखो और जो कंपनी है टीसीएस जिसकी वैल्यू आप निकालना चाहते हो उसका डेट टू इक्विटी यहाँ पे रखो, टीसीएस का टैक्स रेट यहाँ पे रखो, और ये हमें मिल गया है इधर से, इसको यहाँ पे रखो 1.4, आपका बीटा लीवर्ड आ जाएगा। अब इस लीवर्ड बीटा को आप अपने कॉस्ट ऑफ इक्विटी में यूज करो, उसके बेस पर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली मोर एक्यूरेट। इज दैट क्लियर? अब ये हमारा थियरी का काम था सारा, अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली करेंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। सर क्वेश्चन
पूछ लूं आपसे? हाँ हाँ बोलिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हम लोग जो डेटा निकालते हैं ये सिस्टमेटिक रिस्क है, ठीक है? हाँ और इसका एक तो फॉर्मूला जो मैंने कभी पढ़ा था वो समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई से डिवाइड बाई करते थे उसको वो तो आप ऑब्जर्वेशन जो वो रहता आप था जो बता रहे हो वो आप जो बता रहे हो ना, बीटा की कैलकुलेशन का तरीका है कि भाई कोवेरियंस ऑफ स्टॉक एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरियांस आप लेते हो, वो कैलकुलेशन है उसकी। उसको करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है सर ये क्योंकि वही भी है ना? हाँ जी सर ये तो वही भी है ना जो कि बताता है मार्केट रिस्क और इक्विटी और रिटर्न, मतलब मार्केट डेटा और इक्विटी रिटर्न के बारे में जो बताता है ये वही भी है ना जो हाँ, दोनों को रिलेट करता है? बीटा वही है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके, बीटा बीटा आपका जो है वो रिस्क बताता है शेयर का। कि अगर मान लीजिए बीटा 1.5 है तो इसका मतलब है अगर आपका मार्केट 10% ऊपर गया तो आपका इंडिविजुअल शेयर 15% ऊपर जाएगा। अदरवाइज भी होगा, अगर मार्केट 10% नीचे गया तो आपका इंडिविजुअल शेयर 15% नीचे जाएगा क्योंकि आपका बीटा 1.5 है। अगर बीटा 1 होगा तो आपकी मार्केट और आपका शेयर बिल्कुल पैरेलल चलेंगे। 10% ऊपर गया तो शेयर भी 10% ऊपर जाएगा। मार्केट 10% ऊपर गई तो आपका मार्केट 10% नीचे गई तो आपका शेयर भी 10% नीचे जाएगा। ये उसी बीटा की बात कर रहे हैं। बट हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमें ये डाउट है कि अगर हमारा इंडिविजुअल शेयर मैनिपुलेटेड होगा तो वो बीटा हमारी एक सही पैटर्न को नहीं बताएगा। इसीलिए हम इंडस्ट्री एवरेज बीटा के बेस पर अपनी बीटा को दोबारा कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर ये वाली बीटा ब्लूमबर्ग की बीटा से मैच करेगी तो मार्केट एफिशिएंट है, ये कहना चाह रहे हैं। और ये एक फंडामेंटल बीटा निकल के आया है। ठीक है, अभी काफी और भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनके। आप पहले एक बार ये वीडियो दोबारा देखना चाहो तो देख लेना। और इसके साथ साथ आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स डीसीएफ के मैंने भेजे हुए होंगे, आपको पीडीएफ में दिए, उसमें फोल्डर में दिए होंगे। आप उन क्वेश्चंस को भी थोड़ा रीड करके देखो। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आधा घंटा तो इन चीज़ों पे बात करूंगा और करीब 1 घंटे में हम अपना डीसीएफ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके। बाय।